आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जुड़ी हुई है। लेकिन इस खबर में बी टाउन की दुनिया का लाइट, कैमरा और एक्शन नहीं, बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर मचा कलेश है। एक्ट्रेस की बहन की एक इंस्टा स्टोरी और 2 गैंगस्टर हैं, जबकि बात जान से मारने की धमकी और फायरिंग तक पहुंच गई है। वैसे तो फुल टाइम कथावाचक और पार्ट टाइम कुतर्कवाचक अनिरुद्धाचार्य के शब्दों पर पहले भी कई क्लेश हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं पर उनके एक बहके हुए बयान और उस पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन के रिएक्शन से बात यहां पहुंच जाएगी, अंदाजा नहीं था। अब इस खबर में एक नया एंगल संतों और सनातन के अपमान को लेकर आ गया है और एंट्री हुई है गैंगस्टर्स की। एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और दावा यह है कि काम किया है गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग ने, जिनके टारगेट पर हैं एक्ट्रेस दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी। दरअसल यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ है। फायरिंग की वारदात सुबह करीब 3 बजे की है, जब दिशा की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता जगदीश पाटनी और मां घर पर मौजूद थे, जबकि खुद दिशा पाटनी मुंबई में थी। तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। दिशा पाटनी के परिवार वाले ये सोचकर परेशान थे कि आखिर उनका और उनकी बेटी का दुश्मन है कौन। पूरी बात तब समझ में आई जब 2 गैंगस्टर के गैंग की ओर से इस मामले की जिम्मेदारी ली गई और मामला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज तक जा पहुंचा। फायरिंग के पीछे की वजह बना दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का एक वीडियो, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर बनाया था, जिसमें कथावाचक की वैचारिक सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ विवादित ज्ञान दिया था। जवाब में खुशबू पाटनी ने जो वीडियो बनाया, उसमें अनिरुद्धाचार्य के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, जिसे सुनकर गैंगस्टर समाज भड़क गया। खुशबू के वीडियो को संत प्रेमानंद महाराज से भी जोड़ा गया और उन पर संतों और सनातन धर्म के अपमान के आरोप लगे। इसी के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने उनके घर पर फायरिंग की और इस मामले की जिम्मेदारी भी ले ली। लेकिन इस पूरे मामले को समझाने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान सुनाते हैं जिसमें विवाद की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जवाब में दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने जो वीडियो बनाया, वो भी कम आपत्तिजनक नहीं था। किस बयान से उठा कलेश फायरिंग तक पहुंच गया, वो समझिए। एक बार बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ऑल द this society is following this। खुशबू पाटनी के इसी वीडियो के जवाब में गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी गैंग ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। इसके बाद हमले की जिम्मेदारी भी ली। पोस्ट में लिखा, आज खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइंस वाले घर पर जो फायरिंग हुई है, वो हमने करवाई है। पोस्ट में लिखा गया कि इसने पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया है और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आराध्य देवी देवताओं का अपमान किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। ये बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी और ने हमारे धर्म को लेकर कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे पुराने समय में धर्म और मजहब के प्रचार और प्रसार का काम मौलवियों, संतों और धर्म गुरुओं का होता था, लेकिन लगता है अब गैंगस्टर भी इस काम में नए नए ठेकेदार बन गए हैं। उन्हें शायद ऐसा लगने लगा है कि धर्म की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर किसी को धमकाना या किसी के घर पर गोली चलाना तेजी से लोकप्रिय होने और बड़ा नाम बनाने का शॉर्टकट है। हालांकि ये ट्रेंड खतरनाक है
और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जो वेपन यूज हुआ है उसके बारे में ज़रूर हम लोग ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन हैं मौके पर, लेकिन जो लीडर्स के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया उनका भी मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। देख सकते तस्वीरों यही दिशा पाटनी घर है उनके पिता की यानी जगदीश पाटनी की नेम प्लेट दिखाई देगी और रिटायर्ड सीओ सामने मैं आपके लिए तस्वीर दिखाऊं तो इसी घर पर 2 अज्ञात बाइक सवार जो बदमाश थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की। पूरा जो मोहल्ला था वो दहशत में पहुंच गया। सामने अपने कैमरामैन से जरा विजुअल्स दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से जो गोलियों के निशान है अभी भी आपके लिए दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ की जो दीवार का इसे टूट गया और सामने मैं आपके लिए दिखाऊं जरा कैमरामैन से जरा लॉन्ग करके विजुअल दिखा देखिए किस तरह से यहाँ जो गोलियों के निशान है अभी भी आपके लिए दिखाई देंगे। सामने और टॉप एंगल से आपके लिए दिखाना चाहूंगा तो ऊपर भी यानी कि 1 2 3 4 5 7 यानी 7 से 8 गोलियों को जो निशान है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं घर पे ही था और जैसे ही दो अज्ञात व्यक्ति आए बिल्कुल और अज्ञात व्यक्ति आए थे तो मेरे कुत्ते ने मुझे अलर्ट कर दिया था। जैसे मैं दरवाज़ा खोल के अपने टैरिस पे आने की कोशिश करी तो 2 बंदे बिल्कुल मेरे के सामने खड़े थे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है और मैंने पूछा आप उन्हें इतना कैसे था। उन्होंने एकदम मेरी ओर गन करा और गन करते ही मैंने एकदम अपने को दीवार के आड़ में लिया और आड़ में लेते ही वो तब तक मैंने देखा कि उन्होंने फायर चेक किए थे एंड चूँकि उसके पास कोई विदेशी पिस्टल थी जहाँ पर मैं समझता हूँ वो एक साथ कई राउंड फायर करते तो एक साथ मेरे घर 10-12 राउंड फायर बस। उसके बाद वो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद वो चल मैंने फिर अपना पुलिस को सब सूचना दी फिर पुलिस ने अपना रात में नींद खुली तो बड़ी जोर की आवाज आई तो पहले दिन जो देखा तो कुछ समझ में ही नहीं आया, हवा में करके भाग गए। यानी कि जो शुक्रवार की घटना है उससे पहले भी फायरिंग की थी। हाँ रात में आए। हालांकि इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। फायरिंग करने वाले गैंग ने अपनी धमकी में दावा किया है कि खुशबू पाटनी ने जो वीडियो बनाया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी था। लेकिन खुशबू पाटनी का दावा है कि उनके वीडियो को काट छांट के इस्तेमाल किया गया क्योंकि उनका परिवार प्रेमानंद जी महाराज का बहुत सम्मान करता है। शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे है रोहित और गोल्डी बराड़ का लॉरेंस गैंग के साथ कनेक्शन। दरअसल गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई का पुराना साथी बताया जाता है, जबकि गैंगस्टर रोहित गोदारा भी लॉरेंस गैंग का कुख्यात गुर्गा रहा है। गोल्डी बराड़ कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है, जबकि रोहित गोदारा के भी अमेरिका में छिपे होने की खबर है। लॉरेंस का करीबी गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल था, जबकि रोहित गोदारा का नाम बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग के केस में आया था। गोल्डी बराड़ के नाम को जनवरी 2024 में भारत सरकार ने आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया था, जबकि गैंगस्टर रोहित गोदारा पर भी 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और अब दावा है कि इन्हीं दोनों गैंगस्टर का गैंग एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में भी शामिल है। सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक तरह से लोकतंत्र को बंधक बना लिया है।
पाकिस्तान में अब वही हो रहा है जो आसिम मुनीर चाहते हैं। वो किसी तानाशाह की तरह अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। इस वक्त मुनीर का पूरा फोकस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके परिवार को परेशान करने पर है। 72 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जहां से उन्होंने आसिम मुनीर पर कई आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है, जिसके जरिए मुनीर न सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनके परिवार की महिलाओं को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी आसिम मुनीर ने अब अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं। इमरान खान पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने मुनीर को ISI चीफ के पद से हटाया था, इसलिए अब मुनीर बदला ले रहे हैं। इमरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मेरे परिवार के खिलाफ अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। इसके सारे आर्मी चीफ आदेश आसिम मुनीर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश इस वक्त आसिम लॉ के तहत चल रहा है। ये मुल्क किसी जंगल के कानून की तरह है। वो सत्ता में बैठे डकैत गठबंधन के जरिए राज कर रहे हैं। मुनीर ने सारी नैतिकता दफन कर दी है। अब परिवार की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी बहन अलीमा खान के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि अलीमा सिर्फ मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाती है। मेरी पत्नी और बहन का राजनीति से संबंध नहीं है। फिर भी आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। इससे साबित हो गया है कि वो डरपोक हैं। कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने यह कहा था कि वो इतिहास की सबसे कठोर सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी इस वक्त जेल में है। उनके खिलाफ 50 से ज्यादा केस हैं, जिसमें से कई में जमानत हो चुकी है। इमरान खान की बहन अलीमा के दोनों बेटों को भी मुनीर के आदेश पर गिरफ्तार किया जा चुका है। अलीमा खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं कुछ दिन पहले अदियाला जेल के बाहर उन पर अंडे भी फेंके गए थे। कहा जा रहा है कि ये सब मुनीर के कहने पर हो रहा है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी जेल में टॉर्चर किए जाने की खबरें कई बार आई हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज बट्टू ने कहा है कि जेल में बुशरा की कोठरी की छत टपकती है, वहां चूहे घूमते हैं, 2-2 दिन तक बिजली काट दी जाती है। सोचिए, ये है आसिम मुनीर की करतूत, जो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए इस हद तक पहुंच गए हैं। सत्ता में अब बात करते हैं बंगाल की, जहां चुनाव तो 2 वर्ष के बाद है, लेकिन सियासी खेला अभी से शुरू हो चुका है। अभी से ही बंगाल में वोट बैंक साधने के लिए राजनीतिक माहौल बनने शुरू हो गए हैं, वो भी महापुरुषों के नाम पर। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में 2 महापुरुषों के नाम पर सियासी महाभारत हो रही है। एक नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके नाम पर बीजेपी और टीएमसी के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट वाली टक्कर है। फुटबॉल मैच के नतीजे जो भी हों, कैसे सियासी मैच के नतीजों पर फोकस ज्यादा है, आपको ये भी समझाएंगे। दूसरे महापुरुष का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके अपमान पर सियासी हल्ला बोल की रेस लगी है। पहले टीएमसी पर अपमान के आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी पर भी रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के आरोप लगे। सबूत के तौर पर टीएमसी ने तस्वीरें भी जारी की। पूरी कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं बंगाल में फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम पर सियासी फ्री किक वाले कलेश की, जिस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। ये वोट बैंक मजबूत करने की प्रतियोगिता है। इस लड़ाई में भी सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का स्वामी विवेकानंद टूर्नामेंट है, दूसरी तरफ का नरेंद्र कप है। दोनों पार्टियां स्वामी विवेकानंद के नाम पर फुटबॉल के जरिए बंगाल के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आज से 2 दिन पहले 11 सितंबर को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इस कप का नाम है नरेंद्र कप। बीजेपी की योजना है कि राज्य के 1344 मंडलों से एक टीम बने और लगभग 20,000 युवा खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तक है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इसका संचालन भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कल्याण चौबे की देखरेख में हो रहा है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि इस टूर्नामेंट का नाम नरेंद्र कप है। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि ये नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी का जन्मदिन आने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत की गई है, जबकि बीजेपी इसे खारिज कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि नरेंद्र कप नाम महान संत स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि नरेंद्र कप की शुरुआत 11 सितंबर को हुई और ये वही तारीख है जब 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था।
मतलब ये कि आयोजन की तारीख भी बंगाल की अस्मिता और गौरव से गहराई से जुड़ी हुई है। बीजेपी की रणनीति भी अलग है। पार्टी ने तय किया है कि इस प्रतियोगिता को सीधे अपने राजनीतिक बैनर तले नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसे खेल और संस्कृति का उत्सव बनाकर पेश किया जाएगा। आप सुनिए कैसे इस पर राजनीति अब हो रही है। गुजरात में तो वो अपने नाम के में स्टेडियम भी कर दिया, तो ये वो लोग का कल्चर है। हमारा पास नरेंद्रनाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, अरूप विश्वास, हम लोग स्वामी विवेकानंद को ऑनर कर रहे हैं। आज का दिन तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण का दिन से शुरू हो रहा है और 17 तारीख तक चलेगा। आज का दिन तो स्वामी विवेकानंद का दिन है। हम लोग तो चाहे जो वो लोग भी कि आप विवेकानंद कब शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो भाषण हुआ था हिंदुत्व के ऊपर, उसको ध्यान पे रखते हुए 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ये नरेंद्र कप खेला जा रहा है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान पर भी सियासी जंग जारी है। पहले टीएमसी पर आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी इस विवाद में फंस गई। पूरी कहानी आप भी समझिए। कुछ दिन पहले टीएमसी के नेता ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया, उनकी तस्वीर को जलाया गया। इस पर विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने प्रदर्शन करने वाले नेताओं को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें बीजेपी पर रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के आरोप लगे। ये केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी नेता ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें एक कार्यक्रम के मंच पर भाषण देते समय मजूमदार के पैरों के पास रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। टीएमसी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी और टीएमसी के फुटबॉल प्रेम और सियासी खेला को आप समझिए। फुटबॉल पश्चिम बंगाल की धड़कन है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पहचान है, सामाजिक एकता और राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा माध्यम है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। राज्य की 27% युवा आबादी, जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 5 लाख है, इनके लिए फुटबॉल एक जीवन शैली है जो गांवों से लेकर शहरों तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का राजनीतिक प्रभाव 20 से 30 विधानसभा सीटों पर है, जो नेताओं को सियासी फ्री किक मारने के लिए, वोट बैंक वाला गोल दागने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा लगता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट वाली ये लड़ाई इसी का हिस्सा है। सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, क्योंकि मणिपुर देश का वो राज्य है जो कई महीनों तक हिंसा की आग में जलता रहा। 2 वर्ष में मणिपुर में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा से हजारों परिवार पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। शांति के सूरज उगाने वाली कोशिशों के साथ पीएम मोदी आज सुबह मणिपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए और चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हिंसा प्रभावित इलाकों में से एक चूड़ाचांदपुर में रोड शो किया, जनसभा की। अपने संबोधन में विकास और शांति वाले वादे किए। पीएम मोदी ने सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। ये वादा भी किया कि भारत सरकार हर परिस्थिति में मणिपुर के साथ है। पीएम मोदी मणिपुर के हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में भी गए, जो कुकी बहुल इलाका है। वहां रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी इम्फाल गए, जो मैती बहुल इलाका है। हिंसा प्रभावित लोगों से वहां मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि किसी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सुनिए पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर और क्या कुछ कहा। उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए
शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा शुरू हुई थी। कई महीनों तक कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष चलता रहा। हिंसा के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का पहला दौरा है, इसीलिए विपक्ष कई सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने मणिपुर के दर्द को सुनने में इतनी देर क्यों कर दी। आप सुनिए कैसे पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सियासी कलेश शुरू हो गया है। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है। तो हम लोग ये सोचता हूँ कि मणिपुर में जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर आने के साथ साथ पीस वापस आ जाए। प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर की, और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफी लंबा जो है चल गया है। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की। मणिपुर हम कागज में पढ़ा, मणिपुर का आदमी इंसान बोल रहा है। अब तक तो लगातार बार बार बोल रहे थे पीएम क्यों नहीं गए। जब पीएम जा रहे हैं तो कम से कम धन्यवाद के 2 शब्द तो बोलते। देखिए, ये जो उदासीनता है, जो लापरवाही और लगातार आरोप मढ़ने की प्रवृत्ति से राहुल जी उबर नहीं पा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सत्य यही है कि मणिपुर बहुत कठिन वक्त से गुजरा है। कुकी और मैती समुदाय के बीच आज भी तनाव है। 2023 में हिंसा के बाद से कुकी का इम्फाल और मैती का चूरा चांदपुर में आना जाना बंद है। आपको बता दें कि मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है। यहाँ 53% मैती समुदाय के लोग हैं, 40% कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये देश का पहला राज्य है जहां 10 महीने तक इंटरनेट बंद रहा। यहां 400 चर्च और 132 मंदिरों पर हमले हुए थे। भीड़ में पुलिस से 6000 से ज्यादा हथियार लूट लिए थे। अब पीएम मोदी के दौरे के बाद लोगों में शांति की उम्मीद है। यही भरोसा है कि अब यहां के लोग हिंसा से निकलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सत्ता में अब एक बहुत दिलचस्प खबर जो आपको थोड़ा हैरान जरूर करेगी। आजकल आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में करते होंगे। एआई की दुनिया के भविष्य को लेकर शायद चर्चा भी करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई एआई सरकार में मंत्री भी बन जाए?
शायद नहीं सुना होगा, लेकिन खबर बिल्कुल सही है। अल्बानिया सरकार की कैबिनेट में एआई मंत्री की एंट्री हो चुकी है, जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेगी। ये एआई मंत्री सरकारी सामान और सर्विस खरीदने पर किसी मंत्री की तरह नजर रखेगी। इस वक्त आप जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करती है। आपको दुनिया की इस पहली एआई मंत्री से आइए मिलवाते हैं, जिन्हें अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। इस एआई मंत्री का नाम है डेला, जिसका सबसे प्रमुख काम सरकारी कामों का टेंडर जारी करना होगा। डेला को सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट और पब्लिक टेंडरों में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अल्बानियाई भाषा में डेला नाम का मतलब सूरज होता है, इसीलिए इस एआई मंत्री को भ्रष्टाचार का अंधेरा मिटाने वाली रोशनी की तरह देखा जा रहा है। अल्बानिया के पीएम ने कहा है कि बड़ी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं अभी भी पुराने तरीकों पर अटकी हैं, जबकि अल्बानिया एआई की दुनिया में नई छलांग लगा सकता है। इसके लिए अब मंत्री डेला एआई आधारित डेटाबेस पर काम करेंगी। वो किसी भी टेंडर के संबंध में डेटा एनालिसिस करेगी, सभी आवेदनों की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। जांच के बाद टेंडर पर खुद ही फैसला भी लेगी। इसके लिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी, यानी बिना घूस, बिना दबाव ये एआई मंत्री अपना काम करेगी। वैसे डेला का नाम अल्बानिया के लोगों के लिए नया नहीं है, वो इससे पहले भी लोगों की मदद कर रही थी। दरअसल डेला को 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जो पहले डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म्स में वर्चुअल असिस्टेंट थी। लोगों को सरकारी दस्तावेज बनवाने में मदद करती थी, जिसने अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की। जिसके बाद डेला को एक साधारण चैटबॉट से कहीं आगे ले जाकर सरकारी कामकाज का अहम हिस्सा बनाया गया। अल्बानिया के संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के लिए इंसान का वयस्क और सक्षम होना जरूरी है। ऐसे में एआई मंत्री बनना एक प्रतीकात्मक कदम है। विपक्ष जिसका विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी एक इंसान की बजाय एआई को चुनने के कई फायदे बताए जा रहे हैं। एक तो एआई बिना थके लंबे वक्त तक काम कर सकता है, साथ ही ये भ्रष्टाचार के मामलों से दूरी और किसी भी सरकारी दबाव से मुक्त रहेगा। इसके अलावा सरकारी डेटा लीक होने का खतरा भी कम होगा। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, क्योंकि इसकी तकनीक भी इंसानों के हाथ में ही है। ऐसे में एआई प्रोग्राम में गड़बड़ी किसी बड़े फैसले को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए इस एआई मंत्री वाली कोशिश ने दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। तकनीक के क्षेत्र में अल्बानिया ने वो कर दिखाया है जो चीन और अमेरिका अब तक नहीं कर सका है। अल्बानिया ने एआई मिनिस्टर नियुक्त किया है, जो वहां की सरकार को और सिस्टम को भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त करेगा। पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इस चीज को अपने रोज के उसमें उन्होंने एज अ मंत्री नियुक्त किसी को किया है। तो ये पहला स्टेप है करप्शन को खत्म करने का। सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट बन गया है, क्विक बन गया है, एंड ऐसा नहीं है कि रूल ड्रिवन है। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। ऐसी कोई भी एआई या ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होंगी, इससे डायरेक्ट पब्लिक जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती है ये वर्चुअल मंत्री से, और वो आंसर देगा ही देगा। तो ये एक मैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ।